आर्थिक 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? अनाज भंडारण योजना। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार 2024 और 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर होगी 6.5%। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हवाई अड्डे के अंदर हरित हाइड्रोजन संयंत्र केरल के कोच्चि में स्थापित करने की घोषणा की? बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किस योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड देने की घोषणा की गई है? लाडो प्रोत्साहन योजना। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? ग्रो पहल, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। हाल ही में कौन सा बैंक आरएक्सिल यानी कि रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म आईटीएफएस पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? यस बैंक। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना? एचएसबीसी। फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे ब्रांड को पीछे छोड़कर किस भारतीय उद्योगपति ने इस सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया? मुकेश अंबानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई? ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। हाल ही में ओडिशा राज्य ने किस उपज के लिए 100% राज्य पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु बाढ़ जीत जाति द्रव्य क्रय शुरू किया? लघु वन उपज के लिए। इस योजना का लक्ष्य आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना है, जो ओडिशा की कुल आबादी के 23% है। हाल ही में इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए एलएनजी खरीदने का समझौता किया है? यूएई। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? 11.11 लाख करोड़। जनवरी 2024 में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। जनवरी 2024 में 16 वर्ष की वार्ता के बाद किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? एयरबस। दिसंबर 2023 में किस अफ्रीकी देश ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ दी? अंगोला। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी
इंडिगो। सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइक्लिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किस जिले को रॉगी कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया? गुमला। दिसंबर 2023 के दौरान सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी SGBS उन्नति फाउंडेशन SUF। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम का आयोजन झारखंड के खरसावां में किया गया। इस कार्यक्रम की थीम थी विकसित गांव विकसित भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जनवरी 2024 में 1.4 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला देश का शीर्ष राज्य बना महाराष्ट्र। 2024 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया? पुणे महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है कुवैती दिनार। जनवरी 2024 में ICICI बैंक ने किस देश में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कनाडा में। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई-स्कूटर कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? अरविंद पनगड़िया। हाल ही में RBI में उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात का प्रस्ताव दिया है जिनका शुद्ध NPA शून्य है? 50%। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने कृत्रिम चट्टान परियोजना को प्रारंभ किया? केरल ने। 26 दिसंबर 2023 को किस बैंक द्वारा ई-स्वर्ण नाम से भारत का पहला कॉर्पोरेट रुपे कार्ड लॉन्च किया गया? इंडस इंड बैंक। जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस भारतीय उद्योगपति ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की? रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने। अमेरिका के लॉस वेगास में जनवरी 2024 में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला पारदर्शी वायरलेस टीवी सिग्नेचर का अनावरण किया गया? LG। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को GI टैग प्रदान किया गया? पश्चिम बंगाल। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? सेंथिल पांडियन। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में 2014 से 23 तक कितने करोड़ लोग देश में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए? 24.82 करोड़। रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में गरीबी दर 29% से घटकर 11 के लगभग हो गई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2027-28 तक। जनवरी 2024 में RBI ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 200 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितने रहने का अनुमान है? 5.2। जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स दुनिया के देशों की गोल्ड रिजर्व के आधार पर सूची जारी की, जिसमें गोल्ड रिजर्व के मामले में यहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। वहीं इस सूची में भारत की रैंक है 9वीं। गोल्ड रिजर्व किस देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
जनवरी 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांडों में दूसरे स्थान पर है? टीसीएस कंपनी। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। 17 जनवरी 2024 को भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र निगम पीएसयू का बनाने का गौरव प्राप्त किया भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। भारत लगातार 5वें वर्ष किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है? NSE। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने हाल ही में किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? अभिनेता पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस भारतीय बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए हरित रुपया सावधि जमा योजना का अनावरण किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एप्पल को पीछे छोड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को जहां $2.871 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्यांकन इस अवधि में $2.875 ट्रिलियन है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.1% है। और 2024-25 के अंतरिम बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन 6.1 लाख करोड़ प्राप्त हुआ है? रक्षा क्षेत्र को। अंतरिम बजट 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए आवंटित बजट है 86,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खाद्यान्न के उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तुअर की दाल। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री से संबंधित एक रिपोर्ट में किस कंपनी को इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी घोषित किया गया? चाइनीज कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 337 मिलियन। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। 125 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में
शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला? तेलंगाना की तिरयानी कुमरूम भीम ब्लॉक। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्ट के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, HDFC लाइफ। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, केरल। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन ने। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, 64वां स्थान। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार हैं: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? सिडबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की? 2028 तक। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अदानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 111वीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? अल्बानिया। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ प्राप्तकर्ता राज्य हैं महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? 23-24 से 25-26 तक। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1-0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता,
HDFC लाइफ। नवंबर 2023 कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? शाब, स्वीडन। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया? स्कीर प्राइमा ET11। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की? ब्राह्मणी नदी। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई? शक्तिकांत दास, भारत, RBI गवर्नर। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, RCF। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? कॉर्निंग इंक। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। हिताची पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक। सितंबर 2023 में कनाडा थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान है 87वां। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? चंद्रा। जुलाई 2023 में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? मलेशिया में। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गैर बासमती सफ़ेद चावल। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? HDFC बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? PVC। अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की? बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की? वर्ष 2030 तक। मई 2030 में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को UPI यानी कि QR कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया? HDFC बैंक। जुलाई 2023 में फिनटेक फर्म रेजरपे इंडिया ने कार्लेक के साथ मिलकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया गया? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। जून 2023 में भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा। 6 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया?
अंतर्दृष्टि। 27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? कर्नाटक। भारत का दूसरा सबसे लंबा 640 मीटर केवल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ पर खोला गया? गोवा में। 20 जून 2023 को IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। 19 अप्रैल 2023 को कहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया? आबू धाबी, UAE। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहां से कहां तक की गई? पुणे से नई दिल्ली। फ्लाइट संख्या 15 से 767। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक। 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किस उपज के MSP में सर्वाधिक वृद्धि प्रति क्विंटल की गई? तिल। G20 देशों के श्रम संघ नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? पटना, बिहार। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई? राजस्थान का डेगाना। जुलाई 2023 में GST काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देन पर कितने प्रतिशत GST लागू किया गया? 28%। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाईमार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन रहा है? बिहार। इंटरसॉट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना। ONGC हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? जनजाति गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपये में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नील्प। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है? 15,920 करोड़। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति FTP 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाक और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया? बार्क B1201।
हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्टो रुपया खाता एसबीआरए खोलने की अनुमति दी है? 18 देशों ने। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। भारत सरकार 5F यानी कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल में दी? विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा फरवरी 2023 को किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का निर्यात किया? मॉरिशस। 26 जनवरी 2023 को IFOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान है। तीसरा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? कर्नाटक बेंगलुरु, ओडिशा जाजपुर, गोवा दक्षिण गोवा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। संगठित लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकॉर्डिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया? ATL सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। 13 मार्च 2023 को आरबीआई द्वारा जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IEC का दर्जा प्रदान किया गया? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा कृषाई लॉन्च किया गया? ओडिशा। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470 विमान। पुरस्कार। फरवरी 2024 में वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? जगत गुरु राम भद्राचार्य, गीतकार गुलजार। फरवरी 2024 में प्रदत्त ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? भारत को। गवर्नमेंट टेक प्राइज UAE द्वारा स्थापित है और यह हर वर्ष नई खोजों के लिए सरकार, संगठनों और केंद्रों को दिया जाता है। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के कारण विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? हवलदार वारिंदर सिंह। फरवरी 2024 में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन UK द्वारा 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया? नीमा सरीखानी UK। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और
तंत्रिका विज्ञान संस्थान। नीमहंस। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा से पूर्व फरवरी 2024 में इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाले किन दो पुरस्कारों के नाम को बदलने की घोषणा की गई? सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। अपनी पुस्तक फायरवर्ड के लिए हाल ही में किसने वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता? पेरुमल मुरुगन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केपीपी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ। हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार 2024 प्राप्त किया? आरईसी लिमिटेड। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन दो हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से देश का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? बेंगलुरु और आईजीआई दिल्ली हवाई अड्डे को। 25वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? 12th फिल्म ने। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी नेता जिन्हें 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? कर्पूरी ठाकुर। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बीआर कंबोज। हाल ही में किसे मरणोपरांत वर्ष 2022 के लिए तेनाजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सविता कंजवाल। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यसभा संसद सदस्य रंजन गोगोई को। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए हाल ही में नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर, निर्देशक निशा पाहुजा। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट इस फिल्म में झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी को फिल्माया गया है। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्हें वर्ष 2024 के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? वेंकैया नायडू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व उप प्रधानमंत्री जिन्हें 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? लाल कृष्ण आडवाणी। दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर मथुराज एस। 25 दिसंबर 2023 को किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट। दिसंबर 2023 में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल। लॉस एंजल्स में 5 फरवरी 2024 को आयोजित 66वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गायक संगीतकार को उनके एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
शंकर महादेव एवं जाकिर हुसैन। दिसंबर 2023 में कवियत्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? संजीव। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? आइलैंड द्वारा। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? VR ललितांशिका। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RTI कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंडलेस बॉर्डर्स, फारसी फिल्म। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही मिस निकारागुआ से निस पलासियोस। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। विजयवाड़ा। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? शांता थोंटम। 51वें एमी अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? कोविड योद्धाओं। IMA TNAI। वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बरेन बोइम अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद फिलिस्तीन। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में
भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एम्बेसडर्स एबंडेंस इन मिलेट्स। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जॉन फॉसे। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जावेद अख्तर। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, विहान तल्या विकास। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, सफीना हुसैन। श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 के माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शंकरी चंद्रन। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? यूके। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, फ्रांस ने। वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? सूरीनाम। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस, गोरखपुर। भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, भायखला रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोक्ष राय। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बेंगलुरु को। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत
कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बॉम्बे जयश्री। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सर डेविड एलन चीपरफील्ड। पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है? हरि बालकृष्णन। मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया? पर्यटन मंत्रालय ने। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पागलखाना। लॉस एंजिल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? सूर्यवंशम। खेल। भारतीय मूल का सिंगापुर का 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जिसने फरवरी 2024 में अनुभवी पोलिश ग्रैंड मास्टर जोसेक स्टोपा 37 वर्षीय को स्विट्जरलैंड के बर्गडॉर्फर स्टैड थॉस ओपन में पराजित कर सबसे कम उम्र 8 वर्ष 6 महीने के शतरंज खिलाड़ी बने। अश्वथ कौशिक। हाल ही में किसे IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान नामित किया गया? MS धोनी। फरवरी 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने किस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। किस IPL फ्रेंचाइजी ने फरवरी 2024 में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चेन्नई सुपर किंग्स ने। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉन का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जहां यूनिकॉर्न कंपनी की वैल्यूएशन $1 अरब की होती है, वहीं डेकाकॉन की वैल्यूएशन $10 अरब लगभग 83,400 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाती है। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा फुटबॉल खेल के दौरान प्रयोग होने वाली रेड और येलो कार्ड के बाद अब किस नए कार्ड को लाने की घोषणा हाल ही में की गई? ब्लू कार्ड का उपयोग मैदानों में रेफरी द्वारा तब किया जाएगा जब कोई खिलाड़ी असहमति और नाराजगी व्यक्त करेगा। साथ ही यदि खिलाड़ी आक्रोशित होता है या रेफरी के निर्णय से असहमत होता है तो उसे ब्लू कार्ड दिखाया जा सकता है। ब्लू कार्ड दिखाए जाने के बाद खिलाड़ी को 10 मिनट के लिए खेल से बाहर जाना पड़ेगा। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2024 में एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला श्रीलंकाई खिलाड़ी बना पथुम निसांका। ICC ने जनवरी 2024 महीने के लिए किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? वेस्टइंडीज़ की तेज गेंदबाज समर जोसेफ और आयरलैंड की महिला क्रिकेटर एमी हंटर को।
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में 2024 का शुभंकर था वीरा मंगाई वेलू नाचियार। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे वर्ष 2023 का प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया विराट कोहली। हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? हरप्रीत चंडी। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किए जाने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए किस पूर्व भारतीय निशानेबाज को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फरवरी 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? जय शाह, भारत। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन दो खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? मिल्खा सिंह, मरणोपरांत और पीटी उषा को। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉलर खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। जनवरी 2024 में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का 5वां शतक लगाकर रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024 से 28 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच को। जनवरी 2024 में किसे रुपे प्राइम बॉलीवुड लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अभिनेता ऋतिक रोशन को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? वायकॉम 18। जनवरी 2024 में हॉकी टीम ने किसे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? हारमून क्रूज को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 18 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है का नाम है बिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक हेइलोंग जियांग। जनवरी 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, भारत। हाल ही में घुड़सवारी खेल में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, राजस्थान। जनवरी 2024 में ICC द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिसंबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दीप्ति शर्मा। जनवरी 2024 में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दीव, केंद्र शासित प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने द्विपक्षीय क्रिकेटर श्रृंखला के लिए जनवरी 2024 में किसे पहली महिला तटस्थ अंपायर नियुक्त किया? सू रेडफर्न, इंग्लैंड को। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? रवि शास्त्री। भारत का वह युवा बल्लेबाज जिसने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरे शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तन्मय अग्रवाल। हाल ही में 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर किसे घोषित किया गया? CNC शान नामक हिम तेंदुए को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस पहलवान की जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पहलवान खसाबा दादा साहेब जाधव को। भाषा के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश
के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद शमी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर था एक गौरव उज्ज्वला। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नवंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? MS धोनी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? स्पेन ने। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर-20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? सचिन तेंदुलकर को। अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? मदन लाल एवं करसन घावरी को। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? शुभमन गिल पुरुष और दीप्ति शर्मा महिला में। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, जिंक फुटबॉल अकादमी चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था। चीन कांगकांग और लियन गांव में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? श्री हरि नटराज। 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने विजय अमृतराज। लिएंडर पेस, भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? इटली ने। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन। फुटबॉल, श्रीलंका। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन, भारत।
वर्ष 2023 का लॉरियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जिस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, लॉलियान जुआला सांगटे। 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने इस खिताब को चौथी बार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? भारत। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन, भारत। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने जुलाई 2023 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर से सम्मानित किया? जस्टिन हेनिन, बेल्जियम। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया, झूलन गोस्वामी। तमिलनाडु के चेन्नई में खेली गई एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर था बोमन। गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था मोगा। जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाजी जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज बनी, शीतल देवी। जुलाई 2023 में कौन भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? आदित्य S सामंत। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल 2023 में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? केरल विश्वविद्यालय। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। वायकॉम 18 ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? MS धोनी। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया, क्रेग फुलटन। मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने, रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? निखत जरीन। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा, उत्तराखंड। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। रायसीना डायलॉग 2024। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसके 9वें संस्करण का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित है। इसकी मेज़बानी भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। रायसीना डायलॉग 2024 संस्करण का केंद्रीय विषय था चतुरंगा,
संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इस वर्ष ग्रीस के प्रधानमंत्री क्वारिकोस मित्सोटाकिस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन में 115 देशों से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रायसीना डायलॉग को 10वें वर्ष में प्रवेश करने पर ORF ने रायसीना क्रॉनिकल्स इंडियाज़ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया। इस डायलॉग के 2024 के संस्करण में 100 से अधिक सत्रों का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने 6 विषयगत स्तंभों पर एक दूसरे से बातचीत की, जो इस प्रकार है: टेक फ्रंटियर्स, विनियम और वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विषमताएं, उपनिवेशवाद से मुक्ति, बहुपक्षवाद, संस्थाएं और समावेशन, 2023 के बाद का एजेंडा, लोग और प्रगति, लोकतंत्र की रक्षा, समाज और संप्रभुता। रायसीना डायलॉग 2016 से हर साल नई दिल्ली, भारत में आयोजित एक बहुहितधारक सम्मेलन है। सम्मेलन का लक्ष्य निष्पक्ष और न्याय संगत दुनिया में एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में नीतिगत सोच का नेतृत्व करना और मदद करना है। यह दुनिया भर में सरकारों, व्यावसायिक समुदायों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज में निर्णय निर्माताओं को गैर पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र, अच्छी तरह से शोधित विश्लेषण और इनपुट प्रदान करता है। यह सम्मेलन म्यूनिख रक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के सांग्री-ला डायलॉग की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जिनके साथ निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारशील नेता भी शामिल होते हैं। उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो प्रमुख S. सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखेगा। इस उपग्रह में कई पेलोड लगे हैं। इसमें 6 चैनल मैनेजर, 19 चैनल साउंडर, डाटा रिले ट्रांसपोंडर, खोज और बचाव अभियान से जुड़ा पेलोड शामिल है। GSLV 14 की यह 17वीं उड़ान थी। इस साल इसरो का यह दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था। इस उपग्रह से बर्फ की गहराई, आग, हवा में नमी, कोहरे, बारिश से जुड़ी सूचना भी मिलेगी। उपग्रह से प्राप्त डाटा भविष्य की स्थितियों के आकलन में मदद देगा। इनसैट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजनी है। इसका कार्यकाल 10 वर्ष का है। इससे पूर्व 2016 में इनसैट 3DR और 2013 में इनसैट 3D का सफल प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण वाहन रॉकेट GSLV F14 की लंबाई 51.7 मीटर है। प्रक्षेपण के 18 मिनट बाद ही GSLV 14 ने उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में GTO स्थापित कर दिया। यह कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI 100%। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 21 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में सैटेलाइट उपक्षेत्रों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर हर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा परिभाषित की गई है।
वर्तमान में उपग्रह स्थापना और संचालन से संबंधित अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकारी रूट के जरिए एफडीआई की सीमा 100% है। सरकार ने अब उपग्रह निर्माण और संचालन, उपग्रह डाटा उत्पाद और ग्राउंड एवं यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 74% कर दी है। इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के मामले में सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों या उप प्रणालियों, उपग्रह लॉन्च या उतारने के लिए स्टेशन बनाने संबंधी क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा अधिकतम 49% होगी। इन क्षेत्रों में भी इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। नई नीतियों के तहत उपग्रहों के पार्ट्स, प्रणाली या उप प्रणाली बनाने के मामले में एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100% कर दी गई है। भारत कालाजार रोग से मुक्त हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद भारत कालाजार मुक्त हो गया है। साल 2023 में 140 करोड़ की आबादी पर केवल 583 मामले सामने आए, जो वैश्विक मानकों के अनुसार रोग उन्मूलन की स्थिति है। इस आधार पर केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि भारत में अब कालाजार का संक्रमण नियंत्रण में है। वर्ष 2023 में बांग्लादेश कालाजार मुक्त हुआ था। बांग्लादेश के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 15 साल की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि 10,000 की आबादी पर अगर मरीजों की संख्या 1 से नीचे रहती है तो उस स्थिति को रोग मुक्त माना जाता है। भारत में 31 दिसंबर 2023 तक कुल 583 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा वैश्विक मानक को पूरा करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के 633 ब्लॉक में 99% अब रोग मुक्त है। मंत्रालय ने उम्मीद व्यक्त की है कि भारत को बहुत जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से कालाजार रोग उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए साल 2014 से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 कालाजार से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य हैं, जहां एक समय पहले तक हजारों लोगों की सालाना इस बीमारी से मौत होती थी। केंद्र सरकार ने साल 2023 तक रोग मुक्ति का लक्ष्य रखा, जिसे 31 दिसंबर 2023 को हासिल किया गया। WHO का कहना है कि कालाजार के खिलाफ किए प्रयासों से एक दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में इसके मामले 95% घटे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया को सभी 11 सदस्यों को 2026 तक कालाजार मुक्त करने के लिए रूपरेखा भी पेश की गई। भारत ताइवान के बीच मध्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता। भारत और ताइवान ने 16 फरवरी 2024 को प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा। भारत ताइपे एसोसिएशन ITA के महानिदेशक मनहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव और नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख बोसुआन गिर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल को बहुमत से पारित कर दिया। इस तरह उत्तराखंड आज़ाद भारत का पहला राज्य बन गया जिसने UCC बिल को पास किया। बिल पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए जाएगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसकी 740 पेज की रिपोर्ट के आधार पर बिल को तैयार किया गया। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रमुख बिंदु: समान संपत्ति अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस धर्म का है। मौत के बाद संपत्ति: अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। सामान्य कारण पर ही तलाक: पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी: उत्तराखंड में रहने वाले जोड़े अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी: यदि लिव इन रिलेशनशिप से किसी संतान का जन्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले जोड़े की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। प्रदेश की जनजातियों को कानून से अलग रखा गया है। राज्य में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जंसारी समुदाय शामिल हैं। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था। 800 पन्नों के ड्राफ्ट में 400 सेक्शन, 2.5 लाख सुझाव मिले। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन हैं और लगभग 800 पन्नों के इस ड्राफ्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझावों को शामिल किया गया है। ड्राफ्ट 4 खंडों में है, जिसमें 749 पेज है। इसके लिए 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग हुई है। 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए हैं। 60,000 लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सामान्यतः किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले आते हैं। इनमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की अदालती कार्यवाही और सज़ा का प्रावधान है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व है। इसी कारण इन कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए अब एक कानून बन जाएगा जिसे धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा, दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा होती है। यूसीसी के द्वारा पर्सनल लॉ को समाप्त कर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा। लॉ कमीशन की राय:
केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लॉ कमीशन को देश में हजारों पर्सनल लॉ के साथ के स्थान पर एक यूनिफॉर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21वें लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि यूसीसी बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में अलग अलग पर्सनल लॉ में मौजूदा असमानता की प्रथाएं और अंधविश्वास को खत्म करने पर जोर दिया गया। जून 2023 में 22वें लॉ कमीशन ने यूसीसी पर जनता और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों की राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की राय। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995 और जॉन वल्लामट्टम 2003 केस में यूसीसी का उल्लेख किया था। हालांकि इसे लेकर सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किए थे। 2021-22 में यूसीसी से संबंधित 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थीं। इसमें अलग अलग धर्म के कानूनों के आधार पर महिलाओं को तलाक देने के मामले में एक रूपता देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कानून बनाने या उससे बदलाव करने का अधिकार संसद का है। बिहार में 9वीं बार नीतीश मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजद कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया से किनारा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही उनके नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 18 महीने से समय में गिर गई। इसके बाद 28 जनवरी 2024 को ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होकर भाजपा समर्थित सरकार का गठन नीतीश कुमार ने किया। इस प्रकार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली। 28 जनवरी को ही उनके साथ 8 मंत्रियों की शपथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई, जिनमें भाजपा व जनता दल के 3 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 1 तथा निर्दलीय मंत्री शामिल हैं। भाजपा के 2 मंत्रियों सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री इस सरकार में बनाया गया है। 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार ने बिहार विधानसभा में आरजेडी के 3 विधायकों सहित 129 वोटों के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया। ज्ञातव्य है कि नवंबर 2020 में राज्य विधानसभा चुनाव के समय जनता दल एनडीए के ही साथ थी तथा जनता दल के नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ था। प्रदेश की 243 सदस्यीय विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यू के विधायकों की संख्या 45 ही है, जबकि 79 सदस्य राजद के व 78 भाजपा के हैं। कांग्रेसी विधायकों की संख्या 19 है तथा 22 विधायक अन्य दलों भाकपा, माकपा, हम आदि के हैं। इस दलीय स्थिति के चलते 2020 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के समर्थन से सरकार का गठन नीतीश कुमार ने किया था, किंतु अगस्त 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर राजद, कांग्रेस व वाम दलों के महागठबंधन में वह शामिल हो गए थे। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया। 2 फरवरी 2024 को राज्यपाल राधाकृष्णन ने चंपई को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 5 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन की सरकार ने झारखंड मुक्त विधानसभा में आसानी से बहुमत प्राप्त कर लिया, जहां सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष के पक्ष में 29 मत पड़े। 11 नवंबर 1956 को जन्मे चंपई सोरेन सरायकेला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इससे पूर्व भाजपा के अर्जुन मुंडा की सरकार में वे कैबिनेट मंत्री थे। मैट्रिक तक पढ़े चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1991 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बने। 1955 में वे झामुमो के टिकट पर पहली बार विधायक बने। हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग को T50 सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने घाटी में श्रीनगर से शंगलदान के बीच चलने वाली पहली विद्युतीकृत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। T50 रेल सुरंग की कुल लंबाई 12.77 किलोमीटर है। यह बनिहाल खारी सुंबर शंगलदान रेलखंड में पड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 48.1 किलोमीटर है। इस सुरंग के निर्माण कुल 14 वर्ष का समय लगा। भारत के 5 नए वेटलैंड्स रामसर स्थल घोषित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 जनवरी 2024 को कहा कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में 5 और भारतीय आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है, जिससे देश में ऐसे अत्यधिक मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले पारिस्थितिक तंत्रों की कुल संख्या जनवरी 2024 में 80 हो गई है। रामसर सूची में जोड़े गए नवीनतम 5 आर्द्र भूमियों में से मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी मुहाना कर्नाटक में स्थित है। वहीं कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगबुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और बनाए रखना है, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 5 नए रामसर स्थल। पहला, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक, 453.72 हेक्टेयर क्षेत्र में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक, 98.76। अघनासिनी मुहाना, कर्नाटक, 4801। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु, 453.72। लांगबुड सोला रिजर्व, तमिलनाडु, 116.007। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य 453.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक आर्द्र भूमि है, जो तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। यह स्थल वनस्पतियों और जीवों की 500 से अधिक प्रजातियों के लिए घर के रूप में कार्य करता है। यह अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है और जल पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन और चारागाह है।
तमिलनाडु का लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट नीलगिरी में 116.07 हेक्टेयर में फैला है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह हरा भरा अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों को 700 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें 177 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 14 पश्चिमी घाट की स्थानिक हैं। रिजर्व की विविध हार्पेटोफौना, जिनमें से कई प्रजातियां स्थानिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा खतरे में मानी जाती हैं और पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती हैं। लॉन्गवुड 16 न केवल नाजुक नीलगिरी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में योगदान देता है, बल्कि कोटागिरी और 18 डाउन स्ट्रीम गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोतों के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ ही अब तमिलनाडु में रामसर साइटों की कुल संख्या 16 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है। तमिलनाडु सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार एक व्यापक संरक्षण और प्रबंधन योजना के माध्यम से अपनी आर्द्र भूमियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु ने एक तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन भी लॉन्च किया है, जो रुपये 115.15 करोड़ की लागत से 100 वेटलैंड्स की सुरक्षा, संरक्षण और बहाली के लिए अपनी तरह का यह पहला मिशन है। 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का अनुबंधकर्ता पक्ष बना था। भारत के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर अपनी 2 दिवसीय 25 से 26 जनवरी 2024 भारत यात्रा का समापन किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था, जिसमें 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और महत्वपूर्ण राजनयिक व्यस्तताएं शामिल थीं। अपनी यात्रा की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर से की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो भी किया। उसके बाद दोनों पक्षों में द्विपक्षीय वार्ता रामबाग पैलेस में हुई और दोनों देशों रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए व्यापक रोड मैप सहित 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के मुख्य परिणाम। रक्षा और एयरोस्पेस। भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोडमैप तैयार करेंगे तथा रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी के लिए आशय पत्र। 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों की लागत पर दोनों पक्षों में बातचीत। अंतरिक्ष न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस एसएस फ्रांस के बीच उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता ज्ञापन। नागरिक उड्डयन। भारत में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबस फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन। असेंबली लाइन निजी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के लिए फ्रांस की पहली विनिर्माण लाइन होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत और एजेंस नेशनल डे लॉरेचे फ्रांस के बीच फ्रेमवर्क सहयोग समझौता। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग पर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फ्रांस के श्रम, स्वास्थ्य और एकजुटता मंत्रालय के बीच साझेदारी की घोषणा। लोक प्रशासन और शहरी विकास। सार्वजनिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन और सिविल सेवा मंत्रालय फ्रांस के बीच आशय पत्र। दूसरा, सतत शहरी विकास पर समझौते का नवीनीकरण। अन्य मुख्य घोषणाएं। 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित करने पर सहमति। एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का संचालन 2 फरवरी 2024 से शुरू।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना का निर्णय। मार्सिले में भारत के वाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रेंच ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना का निर्णय। प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते के तहत युवा व्यावसायिक योजना का संचालन। फ्रांसीसी संस्थानों के भारतीय मास्टर डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए 5 साल की वैधता वाले शेंगेन वीज़ा का संचालन। 2025 में नीस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के लिए भारत का फ्रांस को समर्थन। राष्ट्रपति मैक्रों ने 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों के स्वागत की महत्वाकांक्षा लक्ष्य की घोषणा की। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने ई-कॉमर्स और भुगतान स्वीकार करने वाली फ्रांस की कंपनी लायरा के साथ मिलकर फ्रांस में यूपीआई भुगतान यंत्र को स्वीकार किया है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के अंतर्गत एक युवा पेशेवर योजना की भी घोषणा की।